हमारी वायरल डिजीज है मम्प्स। मम्प्स इज ऑल्सो सेड टू बी द इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस, यानी पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन। पैरोटिड ग्लैंड एक तरह की सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा का प्रोडक्शन करती है और ईयर लोब के जस्ट नीचे इस लोकेशन पे ये मिलती है। कॉजेटिव एजेंट होता है स्टूडेंट पैरामिक्सोवायरस, और ये जो पैरामिक्सोवायरस है एक तरह का आरएनए वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो वायरस है वो पेशेंट के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ऐसे पेशेंट का झूठा खा लिया या जो है पेशेंट खांस रहा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की फॉर्म पे जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड विच कॉज डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, स्वेल होगा। स्वेलिंग की वजह से जो पैरोटिड ग्लैंड है बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लामेट होंगी, पेन कॉज करेंगी, तो जो माउथ है उसको ओपन होने में भी प्रॉब्लम होती है। ये तो ए नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन लेट कॉम्प्लिकेशंस में कुछ मेल के अंदर अगर इनिशियली सिम्टम है मेल फीमेल में वो यही होंगे, लेकिन लेट कॉम्प्लिकेशन में जो मेल होते हैं ना उनमें ये वायरस टेस्टिस तक पहुंचता है और टेस्टिस में पेन स्वेलिंग कॉज करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्काइटिस, और इसकी वजह से जो मेल है उनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्लियर? चलिए, सो ये है स्टूडेंट मम्प्स। नेक्स्ट डिजीज है पोलियो। पोलियो को हम फुल डिजीज के नाम से जानते हैं पोलियोमाइलिटिस, और इसको हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। तो पोलियोमाइलिटिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इसको जो कॉज करता है वायरस दैट इज पोलियो वायरस, और पोलियो वायरस स्टूडेंट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिको ओरल रूट, यानी कि माउथ के थ्रू ये वायरस बॉडी के अंदर जा सकता है, एनस के थ्रू भी जा सकता है। सो दिस वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों के थ्रू जा सकता है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करता है कहाँ? इंटेस्टाइन में। तो ये वायरस स्टूडेंट इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है? फाइनली रीच टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया ब्लड। तो एलिमेंट्री कैनाल में गया, वहां से ये मूव करेगा इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। इट डैमेज मोटर नर्व। अब जो मोटर नर्व फाइबर होते हैं ना स्टूडेंट, वो कौन से होते हैं? जो हमारी स्केलेटल मसल्स, हमारी वॉलेंट्री मसल्स तक सप्लाइड होते हैं, और ये क्या करते हैं? मूवमेंट कराते हैं हमारी मसल्स का। सो दे डैमेज मोटर नर्व फाइबर एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रल रूट में मोटर नर्व फाइबर ही होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो वेंट्रल रूट है जहां पे मोटर नर्व फाइबर होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। क्लियर? अब डैमेज करने के बाद ये क्या करेंगे स्टूडेंट? इट कॉज पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये मोटर नर्व फाइबर तो हमारे स्केलेटल मसल्स तक सप्लाइड है, तो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाता। तो मसल्स वीक होने की वजह से पैरालिसिस होगी एंड मोस्टली अफेक्ट मसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो जो लोअर लिम्स की मसल्स होती हैं उनको ये वायरस मोस्टली अफेक्ट करता है। अब मसल्स के अंदर पैरालिसिस हुई, लेकिन जब पैरालिसिस का अटैक होता है ना, सो देखो क्या है, अटैक ऑफ पैरालिसिस स्टार्ट विद हाई फीवर, चिल, हेडेक एंड बॉडी एक। यानी पैरालिसिस का जैसे ही अटैक हुआ तो उसके साथ हाई फीवर होगा,
और चिल ठंड के साथ फीवर होगा, हेडेक और बॉडी एक, पूरी बॉडी में पेन, सर दर्द बहुत ज्यादा होगा। अगर इसी केस में इफ द मसल्स ऑफ लेरिंग्स एंड फेरिंग्स आर इन्वॉल्व देन इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। यानी कि अगर पैरालिसिस लोअर लिम्स की हो रही है, मोस्टली 90% केसेस में जो पैरालिसिस है वो लोअर लिम्स यानी पैरों में ही होती हैं, लेकिन अगर स्केलेटल मसल जो लेरिंग्स फेरिंग्स की हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई, उनमें पैरालिसिस हो गई, तब बच्चे की डेथ भी हो सकती है या जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। पोलियो वायरस भी स्टूडेंट मोस्टली बच्चों को ही अफेक्ट करता है। क्लियर? देन पोलियोमाइलिटिस के लिए वैक्सीन, दो तरह की वैक्सीन है। एक तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है जो कि साक वैक्सीन होती है, इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक होती है स्टूडेंट ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको सेबिन्स वैक्सीन कहते हैं, और ये आपने देखा होगा कि रोड पे भी बच्चों को ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए खड़े रहते हैं, और वो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ना वो ड्रॉप्स के फॉर्म पे बच्चों को पिलाई जाती है, इसको सेबिन्स वैक्सीन भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारी वायरल डिजीज है स्टूडेंट हिपेटाइटिस। सो देखो ये जो हिपेटाइटिस है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। यानी लिवर में इन्फ्लामेशन हो गई है, लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, लिवर जो है उसमें पेन, स्वेलिंग, सेल्स डैमेज या जॉइंटिस इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो उसको हम एक कॉमन भाषा में कहते हैं हिपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। नाउ ये हिपेटाइटिस जो है ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, इट कैन बी अकर बाय वायरस। तो वायरस भी इन्फ्लामेशन कर सकता है, ड्रग्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से, केमिकल की वजह से, ये सभी कारण हैं जो हिपेटाइटिस को कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वायरल हिपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? देखो जो सिम्टम्स होते हैं ना हिपेटाइटिस के, कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, इनिशियली लीवर एनलार्ज, लेटर इट श्रिंक। जो शुरू में लीवर है ना स्टूडेंट वो एनलार्ज, बड़ा हो जाता है, फैट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लीवर एनलार्ज हो जाता है। धीरे धीरे डैमेज होने की वजह से फिर लीवर श्रिंक होने लगता है। उसके अलावा लीवर अफेक्ट होगा तो फैट का डाइजेशन भी अफेक्ट होगा। तो इनडाइजेशन ऑफ फैट, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बाइल जूस, एंड बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। क्लियर? सो इनडाइजेशन ऑफ फैट, वीकनेस, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होता है स्टूडेंट लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। जॉइंडिस, जॉइंडिस के सिम्टम भी हो सकते हैं। जॉइंडिस क्या होता है, बेसिकली आरबीसीज लिवर में आके टूट जाएंगी, और आरबीसी को जब तोड़ा जाएगा तो बिलिरुबिन, बिल्वर्डिन ये ब्रेक डाउन होंगे हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलिरुबिन, बिल्वर्डिन बनेंगे, और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो वो हमारा क्या करता है, जॉइंडिस कॉज करता है। क्लियर? जो वायरल हेपेटाइटिस है स्टूडेंट ये 5 तरह का होता है। सो फर्स्ट पढ़ते हैं हम हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फिको ओरल रूट, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ये वायरस एंटर कर सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, मैलेज, मैलेज होता है डिसकंफर्टेबल, जब हम जो है हमारी बॉडी ये फील करती है डिसकंफर्टेबल कि हम बीमार हैं, इस कंडीशन को कहते हैं मैलेज। नोजिया, फीवर, डायरिया ये कुछ कॉमन सिम्टम है, और इसमें जॉइंडिस भी हो सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट, यानी बहुत ज़्यादा लिवर को डैमेज नहीं करता है, बहुत खतरनाक नहीं होता है, एक्यूट इन्फेक्शन है, एंड कैन बी क्योर्ड इन 1st to 4th वीक, 1 से 4 हफ्तों में इसको क्योर किया जा सकता है इजीली, और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होती है। दिस इज हेपेटाइटिस ए। देन
हेपेटाइटिस बी स्टूडेंट, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और ये डेंजरस है। इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बिल्कुल HIV की तरह होते हैं। जो HIV में हमने पढ़ा था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ऐसा ब्लड जिसमें ये वायरस हो, कंटामिनेटेड सिरिंज, जो पेशेंट है ना उसके सलाइवा और टीयर से भी ये फैलता है, और ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस को भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। देन सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? लिवर सिरोसिस। देखो लिवर सिरोसिस एक आम भाषा में हम कह देते हैं लिवर डैमेज होना, ठीक। इसमें क्या होता है, हिपैटोसाइट जो लिवर के सेल्स है ना वो रिप्लेस होती है फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू से, यानी लिवर के अंदर हिपैटोसाइट डैमेज होंगी, फिब्रोब्लास्ट और एडिपोज टिश्यू ज्यादा होंगे, और यही कारण है लिवर इनिशियली एनलार्ज कर जाता है। लिवर कैंसर भी इसमें हो सकता है। ये जो इन्फेक्शन है ना एक्यूट टू क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी शुरू में तो अगर इसको पता लग जाए तो ये क्योरेबल, वैक्सीन अवेलेबल है तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, लेकिन अगर डिले हो तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन बन सकता है, इसमें कैंसर तक भी हो सकता है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है स्टूडेंट, रिकॉम्बिवैक्स HB वैक्सीन हम इसके लिए देते हैं। ये जो वैक्सीन होती है ना सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती है जो कि RDT टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी स्टूडेंट, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर वायरस प्रेजेंट है वो अगर दे दिया तो उसकी वजह से होता है। सिम्टम लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर हो सकते हैं। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्लियर? हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। और स्टूडेंट जो हेपेटाइटिस डी वायरस होता है ना एक तरह का बहुत कमजोर वायरस होता है, ये खुद से इन्फेक्शन कॉज जनरली नहीं करता है अनटिल और अनलेस जो पेशेंट है उसकी या पर्सन जो है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो तब इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज जो हेपेटाइटिस डी का वायरस है ना ये खुद से पहले इन्फेक्शन नहीं करता। जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पर्सन इज मोर प्रोन टू हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन, यानी ऐसे पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस बी हो रखा है तो वो उनका लीवर कमजोर हो जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उसकी वजह से ये ऐसे पेशेंट को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदर हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। इट कॉज सीवियर लिवर डैमेज। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट, नो वैक्सीन। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन लग रही है तो वो काफी हद तक हेपेटाइटिस डी के लिए भी उसको भी प्रिवेंट करती है। हेपेटाइटिस ई जो है वो हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। एंड ये जो वायरस है बिल्कुल हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो फिको ओरल रूट, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस। जनरली ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन तो कॉज नहीं करता है, बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन ये नहीं करता है, लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्ट कर दे तो प्रेग्नेंट वुमेन में हाई मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर को बढ़ा देता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खतरनाक है। क्लियर? और इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये 5 तरह के हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से होते हैं। क्लियर? अब ये जो 5 तरह के वायरस हैं हेपेटाइटिस को कॉज करने वाले ABCDE, तो हेपेटाइटिस ए वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एंड
मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है स्टूडेंट फिको ओरल रूट, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ई बिल्कुल एक ही तरह ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिको ओरल रूट। क्लियर? हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बाकी सबका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड ब्लड और सेक्सुअल कांटेक्ट, ये मेन होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट। हेपेटाइटिस सी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट। हेपेटाइटिस डी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और वही ब्लड के थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, हमने एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे हमारी जो है डिजीजेस तो कंप्लीट है, जो एक्स्ट्रा डिजीजेस थी वो भी हमने कवर कर ली है। अब हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो जो तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। तो देखो जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, एंटीबॉडीज़ का डिस्क्रिप्शन हमने लिया था, किस चीज़ से बनी होती है, प्रोटीन की 4 चेन होती हैं, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन। क्लियर? उसके अलावा डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्ट होती हैं और डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ हम यहाँ पे छूट गए थे, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फंक्शन कैसे करती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। ये भी हम एक बार देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के फंक्शन देखो स्टूडेंट, पहला फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सपोज ये कोई पैथोजन है और ये एंटीजन है जो कि टॉक्सिक है, और यही एंटीजन एक्चुअली क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। एंटीबॉडीज कवर करती हैं टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। तो एंटीबॉडीज आएंगी और इसको यहां से क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। तो ये क्या करती हैं कि जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये वायरुलेंट यानी डिजीज करने वाले पैथोजन को नॉन वायरुलेंट डिजीज ना करने वाले पैथोजन में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? कैसे करेंगी, जो टॉक्सिक साइड है उसको मास्क करके, उसको हाइड करके। नेक्स्ट फंक्शन होता है स्टूडेंट एग्लूटिनेशन। देखो एग्लूटिनेशन क्या होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है जो क्या करते हैं, क्लंपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लंपिंग का मतलब है एक ही जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिक्स कर देना। कैसे, सपोज ये देखो, ये कोई सेल बॉडी के अंदर एंटर कर गई है, फॉरेन सेल है। क्लियर? अब इन सेल के ऊपर क्या है स्टूडेंट, ये लगा हुआ है एंटीजन, तो ये फॉरेन एंटीजन होगा। अब इन एंटीजन पे आके क्या करेगी, एंटीबॉडीज बाइंड कर जाती है। ये देखो इस तरीके से एंटीबॉडी आके यहां पे बाइंड कर गई। अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी इस तरीके से। ये देखो यहां पे ये एंटीबॉडीज आपस में ज्वाइंट कर गई, और ज्वाइंट करने के बाद पूरा स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी फॉरेन सेल है, जो भी पैथोजन है, उसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक जगह पे फिक्स कर दिया, जिसको कहा क्लंपिंग, और ये एक मास बन गया। अब यहाँ पे फैगोसिटिक सेल आएंगी और इन फॉरेन सेल्स को खा जाएंगी। तो सेकंड फंक्शन होता है एग्लूटिनेशन, जिसमें एंटीबॉडीज फॉरेन सेल्स को, पैथोजन को एक जगह पे फिक्स कर देती है और फैगोसिटिक सेल फिर इनको एंगल्फ कर लेती है। देन स्टूडेंट साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस,
जिसको ऑप्सोनाइजेशन और एडेरेंस भी कहते हैं। थर्ड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑप्सोनिन क्या होती है? ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज होती है और कौन सी होती है? आईजीजी। ये क्या करती हैं? ये पैथोजन को कोट कर देती हैं और कोट करने के बाद ये फैगोसिटिक सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं कि इन पैथोजन को खा लिया जाए। कैसे स्टूडेंट? ये देखो, ये कोई पैथोजन है। अब इस पैथोजन की तरफ जो है वो हमारे फैगोसिटिक सेल का ध्यान ही नहीं जा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पैथोजन है। तो यहाँ पे ये हमारी एंटीबॉडीज आएंगी और इसको इस तरीके से कवर कर लेती हैं। ये देखो, चारों तरफ से इसने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। एक तरीके से देखो, जो फैगोसिटिक सेल है ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन पैथोजन को किल करने में, क्योंकि वो उसको इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहे हैं। ये क्या है? पैथोजन। और ये एंटीबॉडीज अब क्या करेंगी? ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज ने इसको क्या कर लिया है? चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद इसने इसको अट्रैक्टिव बना दिया। अब यहाँ पे फैगोसिटिक सेल्स आएंगी और ये फैगोसिटिक सेल्स क्या करेंगी? इनको एंगल्फ कर लेंगे। क्लियर? सो इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन और अडेरेंस। सो ऑप्सोनिन और इन्वॉल्व कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? आईजीजी। ऑप्सोनिन कोट्स पैथोजन और एंटीजन एंड अट्रैक्ट्स फैगोसाइट्स टू एंगल्फ पैथोजन। क्लियर? ये थर्ड फंक्शन है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज लाइसिस और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसमें देखो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। ये क्या करती हैं? आईजीजी और आईजीएम बोथ एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन एंड कॉज एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये इस तरीके से पैथोजन के ऊपर बाइंड हो जाएंगी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? फिर इन पैथोजन के अंदर पोर कॉज कर देगा। यहाँ पे पोर हो जाएगा और पोर की वजह से वाटर और आयंस यहाँ भरेगा और ये सेल क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। क्लियर? इसको हम कहते हैं लाइसिस। लास्ट फंक्शन है स्टूडेंट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडीज। जब तक एंटीजन और एंटीबॉडीज सेपरेट है तो वो सॉल्युबल रहते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, तो फैगोसिटिक सेल कई बार उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। अब एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेती है। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तो ये क्या बनता है? इनसॉल्युबल मास। और इस इनसॉल्युबल मास की वजह से क्या होगा? इनसॉल्युबल मास को जो फैगोसिटिक सेल हैं वो आएंगी और वो इजीली इनको एंगल्फ कर लेंगी। क्लियर? और प्रेसिपिटेशन में इन्वॉल्व होती है स्टूडेंट आईजीजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटीबॉडीज के। क्लियर? इस तरीके से एंटीबॉडीज काम करती है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने कई बार यूज किया है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एग्जैक्टली 30 टाइप्स की प्रोटीन है एक सिस्टम के अंदर, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 30 प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन क्या करती हैं? सपोज ये पैथोजन है। क्लियर? इस पैथोजन के ऊपर ये आएंगी और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पे इस तरीके से पोर कर देंगे। और पोर करने के बाद इसके अंदर वाटर और आयंस भर जाएगा और भरने की वजह से सेल पहले तो धीरे धीरे क्या होगी? सेल धीरे धीरे स्वेल करने लगेगी और फिर एक टाइम आएगा कि ये सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगी, सेल फट जाएगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी। क्लियर? So it includes set of 30 plasma protein which kills the microbe by creating pore inside the plasma membrane. जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना स्टूडेंट,
वो इनेट और एक्वायर्ड दोनों ही इम्यूनिटी का पार्ट होता है। क्लियर? और वाटर आयंस माइक्रोब्स के अंदर जाएंगे पोर के थ्रू और इनको क्या कर देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।